नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है अनेबलिंग टेक्नोलॉजीज फॉर 6G कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। मैं हूं प्रोफेसर विवेक अशोक बोहरा, ट्रिपल आईटी दिल्ली से। चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स किस तरह से आप उसे समझ सकते हैं, खासकर कन्वेंशनल मल्टीपल एक्सेस स्कीम जैसे टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए से आजकल के मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स और नेक्स्ट जनरेशन मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स जैसे स्पार्स कोड मल्टीपल एक्सेस या रेट स्प्लिट मल्टीपल एक्सेस किस तरह से भिन्न है। उसके उपरांत हमने नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस के बारे में अत्यधिक जानकारी प्राप्त की। हमने देखा कि नॉन ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस की जनरली परफॉर्मेंस ऑर्थोगोनल मल्टीपल एक्सेस यानी टीडीएमए, एफडीएमए, सीडीएमए या ओएफडीएमए से बेहतर होती है। और इसमें बेसिकली आप पावर के द्वारा या कोड के द्वारा यूजर्स को सेग्रीगेट करते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि ये भिन्न भिन्न मल्टीपल एक्सेस स्कीम्स किस तरह से एक दूसरे से अलग है, इनके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया क्या होते हैं और इसमें किस तरह से यूजर सेग्रीगेशन का उपयोग होता है। आज के लेक्चर में हम एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स कहते हैं। अगर आपको ज्ञात होगा, हमने बेसिकली जो भी अब तक पढ़ा वो खासकर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के संदर्भ में पढ़ा है। टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से मेरा संदर्भ है ऑन लैंड नेटवर्क्स, जो लैंड पे बेसिकली होता है, जैसे बेस स्टेशन हो गया, एक्सेस पॉइंट हो गया। आप बेसिकली इनका डिप्लॉयमेंट ऑन लैंड करते हैं। उसके अलावा दो और भिन्न तरह के नेटवर्क्स होते हैं। एक होता है अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसका डिप्लॉयमेंट आप अंडर द ओशन बेसिकली अंडर वाटर करते हो या शैलो वाटर में या डीप वाटर में। खासकर इसका उपयोग सबमरीन्स के बीच में कम्युनिकेशन के लिए या शिप और सबमरीन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए या तो डाइवर और सबमरीन के बीच में कम्युनिकेशन के लिए या ओशन के अंदर से कुछ इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करनी है, ओशनोग्राफी, ऑयल एक्सप्लोरेशन वगैरह में काफी इसका उपयोग होता है। उसके उपरांत एक और जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसे हम कहते हैं नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और एरोस्पेस इंटीग्रेटेड नेटवर्क, जिसका हम उपयोग एयर में करते हैं। बेसिकली जैसे आप यूएवीज का अगर आपने सुना होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, हैप्स के बारे में सुना होगा, हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स, या सैटेलाइट्स के बारे में सुना होगा, जियो सैटेलाइट्स, लियो सैटेलाइट्स या मियो सैटेलाइट्स, उसे हम जनरली नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के संदर्भ में जानते हैं। तो जैसे हमने समझा कि तीन प्रकार के नेटवर्क्स होते हैं। एक तो टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स होते हैं जो ऑनलाइन नेटवर्क्स की तरह हम समझते हैं उसे। सेकंड होता है जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, जिसे हम अंडर द वाटर के माध्यम से समझते हैं, जिसमें जनरली एकॉस्टिक कम्युनिकेशन का उपयोग होता है। और हाल फिलहाल में जिसमें आरएफ और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का भी उपयोग हो रहा है। उसके उपरांत जो तीसरे तरह का नेटवर्क होता है जिसे हम नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स या ओवर द एयर कम्युनिकेशंस वगैरह में, जो लैंड पे नहीं, नॉन टेरेस्ट्रियल, नॉट ओवर द लैंड नेटवर्क्स या एरोस्पेस इंटीग्रेटेड नेटवर्क्स के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो आज उसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको 6G के संदर्भ में किस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में भी अत्यधिक जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे हमने बताया, नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से मेरा संदर्भ यह है कि नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स refer to the communication networks that utilize non-ground based। जैसे आप ऑन ग्राउंड, अगर आप टावर्स की बात करें, बेस स्टेशन की बात करें, एक्सेस पॉइंट, ये नॉन ग्राउंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करता है। जैसे यूएवीज हो गया, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, हैप्स, इसके बारे में और अतिरिक्त जानकारी हम आगे जाके प्राप्त करेंगे। हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स और जिसका सैटेलाइट के माध्यम से आप कम्युनिकेशन का उपयोग आप करते हैं। तो हाल फिलहाल में अगर आपको ज्ञात होगा, सैटेलाइट पे काफी काम हुआ है, नए नए सैटेलाइट्स भी लॉन्च हुए हैं और इसके माध्यम से हम कम्युनिकेशन के परफॉर्मेंस में काफी हद तक वृद्धि ला सकते हैं सैटेलाइट के द्वारा। खासकर सैटेलाइट के द्वारा हम इस जगह कम्युनिकेशन पहुंचा सकते हैं जहां पर जो कन्वेंशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, खासकर बेस स्टेशन के द्वारा या एक्सेस पॉइंट के द्वारा या फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा, जो मुमकिन नहीं है। रिमोट एरियाज हो गए, रूरल एरियाज हो गए, जहां पर आप फाइबर ले नहीं कर सकते या बेस स्टेशन का डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, वहां आप सैटेलाइट के द्वारा या यूएवी के द्वारा या हैप के द्वारा आप कम्युनिकेशन प्रदान कर सकते हो। इसलिए नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से काफी इंपॉर्टेंट नेटवर्क है 6G के संदर्भ में और हाल फिलहाल पे इस पे काफी अनुसंधान भी हुआ है। सो दिस नेटवर्क्स प्ले अ क्रिटिकल रोल, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर इनहांसिंग कनेक्टिविटी, particularly in areas where terrestrial networks may be limited or non-existent। तो जैसे मैंने अभी बताया, जहां पर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, खासकर जहां पर बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट जहां आप डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते, फाइबर ऑप्टिक्स की डिप्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते हो, वहां पर ये काफी उपयोगी साबित होगा।
सो नॉन टेस्ट नेटवर्क फॉर अपकमिंग सीजन नेटवर्क्स एज दे प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज, क्योंकि ये सैटेलाइट अगर आप देखोगे काफी हाइट पे होता है, तो इसकी जो जो रेंज होती है, कम्युनिकेशन कवरेज होती है, काफी ब्रॉड हो सकती है, तो ये ग्लोबल कवरेज प्रदान करने में काफी उपयोगी होता है। और इसमें अगर अगर आप देखा होगा, हमने खासकर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हम आजकल काफी उपयोग करते हैं ड्राइविंग के लिए और कुछ लोकेशन प्राप्त करने के लिए, तो ये भी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का भी बेसिकली सैटेलाइट के द्वारा ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ग्लोबल कवरेज जैसे मैंने बताया, एनेबलिंग कनेक्शन इन रिमोट एंड रूरल एरियाज दैट लैक ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मैंने बताया, जो रिमोट और रूरल एरियाज है जहां पर आप ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का उपयोग नहीं कर सकते हो, वहां पर खासकर आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क का उपयोग कर सकते हो, यानी आप कनेक्टिविटी सैटेलाइट के द्वारा या हैप के द्वारा या यूएवी के द्वारा प्रदान कर सकते हो। इसलिए इसका उपयोग ग्लोबल कवरेज में होने वाला है। रेड्यूस लेटेंसी फैसिलिटेटिंग फास्टर कम्युनिकेशन थ्रू डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक। जैसे आप देखोगे जो भी कम्युनिकेशन होती है, जिनमें मल्टीपल हॉप कम्युनिकेशन होती है, आपने इंफॉर्मेशन पहले बेस स्टेशन पे जाती है, फिर बेस स्टेशन से एक दूसरे मोबाइल स्विचिंग सेंटर या तो बेस स्विचिंग सेंटर पे जाती है, फिर वो उससे कहीं और एक बेस स्टेशन पे जाती है, फिर तो ये मल्टीपल हॉप कम्युनिकेशन को हम अवॉइड कर सकते हैं डायरेक्ट सैटेलाइट लिंक के द्वारा, क्योंकि डायरेक्टली आपको सैटेलाइट में लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन मिलती है, तो जनरली आप लेटेंसी को मिनिमाइज कर सकते हो। हाँ, हालांकि प्रोपगेशन डिले वगैरह रहता है, लेकिन आपके अगर आप देखोगे मल्टीपल हॉप प्रोपगेशन डिले से ये थोड़ा प्रोपगेशन डिले जनरली कम होने की संभावना रहती है। तो आप रिड्यूस लेटेंसी कम्युनिकेशन प्रदान कर सकते हो सैटेलाइट के द्वारा। Enhance capacity supporting a higher number of devices which is crucial for IoT applications। तो खासकर आप enhance capacity बेसिकली आप एक समय पे मल्टीपल डिवाइसेस को सैटेलाइट के द्वारा लिंक कर सकते हो, और खासकर मैसिव स्मार्ट स्ट्रक्चर, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन, स्मार्ट सिटीज एप्लीकेशन या स्मार्ट एग्रीकल्चर एप्लीकेशन में इसका काफी उपयोग हो सकता है, जहां पर आप लार्ज नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस या सेंसर्स को सैटेलाइट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हो। तो ये तीन जो मेन पिलर्स है, ग्लोबल कवरेज, रिड्यूस लेटेंसी और इनहैंस कैपेसिटी, आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया, पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, जैसे मैंने बताया, कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ डिवाइसेस सच एज स्मार्ट सेंसर्स एंड वेरेबल्स स्पेशली इन हार्ड टू रीच एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स। तो आप लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो, खासकर उस जगह पे जहां पर आपकी टेरेस्ट्रियल कनेक्टिविटी प्राप्त नहीं हो सकती है। जो डिफिकल्ट टेरेन्स हो गया, रिमोट एरियाज हो गया, जहां आपको वेदर मॉनिटरिंग करनी है या तो बेसिकली आपको डेटा कलेक्शन करना है, तो उसमें आप बेसिकली नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का उपयोग कर सकते हो IoT एप्लीकेशंस के लिए। मोबिलिटी सॉल्यूशंस भी एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कोई डिजास्टर हो गया जहां पर आपके जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ट्रेडिशनल बेस स्टेशन है, वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से, आप वहां पर नॉन टेरेस्ट्रियल मोबिलिटी यानी आप यूएवी का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, या सैटेलाइट द्वारा भी आप कम्युनिकेशन प्रदान कर सकते हो। उसके अलावा सपोर्टिंग कनेक्टिविटी फॉर मूविंग व्हीकल्स जैसे ड्रोन्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स, जैसे इसमें भी एक अलग तरीके से एप्लीकेशन भी कर सकते हो। जब आपकी मोबाइल व्हीकल्स मूव कर रही है, ऑटोनोमस व्हीकल्स है, उसमें आप बेसिकली मोबिलिटी का चैलेंजेस आती है टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में, आप सैटेलाइट द्वारा उसमें कनेक्टिविटी भी प्रदान कर सकते हो। और जैसे मैंने डिजास्टर में भी इसका काफी उपयोग हो सकता है, इन डिजास्टर स्ट्रिकन एरियाज वेयर ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इज डैमेज। तो इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के, खासकर 6G के संदर्भ में। तो चलिए एक एक करके जो तीन बेसिकली हमने देखा था कि नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सैटेलाइट, सेकंड होता है हैप्स हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स, और थर्ड होता है यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो तीनों को भी हम संक्षेप में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जियो सैटेलाइट्स, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, जो बेसिकली अर्थ के मुकाबले स्टेशनरी पाया जाता है, जिसमें बेसिकली मोबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें पोजिशनल ट्रैकिंग काफी ईजी होती है इस केस में। लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम होता है कि अर्थ से काफी डिस्टेंस पे लोकेटेड होता है, ऑर्बिट अराउंड 3500 किलोमीटर ऑन द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूअस कवरेज ओवर लार्ज एरिया डिस्पाइट हाई सिग्नल डिलेज एंड एटेन्युएशन। तो ये कंटिन्यूअस कवरेज प्रोवाइड करता है फॉर लार्ज एरियाज, लेकिन इसमें एक मेजर प्रॉब्लम होता है क्योंकि डिस्टेंस काफी दूर है, तो पाथ लॉस और अटेन्युएशन इसमें मेजर प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसके द्वारा आप हाई स्पीड कनेक्टिविटी या लो लेटेंसी कम्युनिकेशन आप प्रदान नहीं कर सकते हो। लेकिन इससे आपको एक फायदा, कवरेज आपको बड़ी खासकर आपको बड़ी यानी कवरेज मिल जाती है, और इसमें पोजिशनिंग और ट्रैकिंग का भी आपको प्रॉब्लम नहीं आता है।
सेकेंड सेट ऑफ सैटेलाइट जो होते हैं वो लियो और मियो सैटेलाइट होते हैं, लो अर्थ सैटेलाइट्स और मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स। जो लियो होते हैं वो जनरली 200 से 2000 किलोमीटर के रेंज में होते हैं, और जो मियो होते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो 2000 3000 35,000 किलोमीटर के रेंज में होते हैं। जनरली अगर आपको ज्ञात होगा स्टारलिंक वगैरह जनरली इस सब सैटेलाइट्स का ही उपयोग करती है कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए। ऑफरिंग बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ, क्योंकि आपकी डिस्टेंस कम हो गई है। मतलब अगर आप जियो से कंपेयर करोगे तो इनकी डिस्टेंस काफी कम है अर्थ के सरफेस से, खासकर अगर आप लियो को देखो 200 किलोमीटर के आसपास है, तो आप बेसिकली हायर परफॉर्मेंस आप इससे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बेटर सिग्नल स्ट्रेंथ मिलता है और लोअर लेटेंसी भी मिलती है क्योंकि डिस्टेंस कम है। लेकिन इसमें जो मेजर प्रॉब्लम है, बट रिक्वायर कॉन्स्टलेशंस फॉर कंटिन्यूअस कवरेज ड्यू टू देयर नॉन स्टेशनरी नेचर, क्योंकि ये स्टेशनरी नहीं होती है अर्थ के रिस्पेक्ट में, तो आपको इसको कंटिन्यूअस पोजीशनिंग और ट्रैकिंग इसमें करना पड़ता है। इसके लिए आपको एडिशनल ओवरहेड खर्च करना पड़ता होगा, और इंटर सैटेलाइट लिंक्स का भी आपको इसमें कभी कभी उपयोग करना पड़ता है ताकि आप कंटिन्यूअस कवरेज एक एरिया पे मेंटेन कर सके। तो ये थोड़े बहुत बॉटलनेक्स है लियो और मियो के संदर्भ में। तो अगर मैं उसको संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूं तो एक्ट एज अ रिले पॉइंट इन स्पेस प्रोवाइडिंग कवरेज ओवर वास्ट एरियाज एंड कनेक्टिंग यूजर्स टू टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स। सैटेलाइट जनरली एक रिले की तरह भी काम करता है। आपका एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन से पहले इंफॉर्मेशन सैटेलाइट की तरफ जाएगा, समझिए ये सैटेलाइट है और यहां पर एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है और यहां पर भी एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है। तो पहले इंफॉर्मेशन सैटेलाइट पे जाएगा और सैटेलाइट से फिर, तो ये ट्रांसमीटर ग्राउंड स्टेशन है, ये रिसीव ग्राउंड स्टेशन, तो पहले इंफॉर्मेशन यहां जाएगी, फिर इंफॉर्मेशन यहां से रिले होके यहां आएगी। तो ये सैटेलाइट एज अ रिले भी काम कर सकता है, दैट प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी बिटवीन टू ग्राउंड स्टेशन, टू टेरेस्ट्रियल ग्राउंड स्टेशन। ये ट्रांसमीटर टेरेस्ट्रियल ग्राउंड स्टेशन है, ये रिसीवर टेरेस्ट्रियल ग्राउंड स्टेशन। ये दोनों के बीच में कनेक्टिविटी, अगर ये दोनों बहुत ज्यादा दूर है तो सैटेलाइट एज अ रिले काम करता है ताकि ये दोनों को कनेक्ट कर सके। इसके भी डिफरेंट प्रकार हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। Enable real-time communication for various applications including voice, video and data services। जैसे हम टेरेस्ट्रियल बेसिस से का उपयोग करते हैं और टेरेस्ट्रियल बेसिस की तरह से हम की वजह से हम डेटा कनेक्टिविटी या तो वॉइस कनेक्टिविटी या वीडियो कनेक्टिविटी प्राप्त करते हैं। सिमिलर एक्सपेक्टेशंस हम सैटेलाइट कनेक्टिविटी से भी कर सकते हैं या तो फिर नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से भी कर सकते हैं, जहां आपको डेटा भी मिल सके, वॉइस भी मिल सके और वीडियो भी मिल सकते हैं। हाल फिलहाल आप देखा होगा सैटेलाइट का काफी उपयोग हो रहा है कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, खासकर रिमोट और रूरल एरियाज में। प्रोवाइड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सर्विसेज फैसिलिटेटिंग एक्यूरेट पोजीशनिंग एंड नेविगेशन। तो हमने हाल फिलहाल में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम वगैरह का उपयोग करते हैं नेविगेशन के लिए, तो ये भी बेसिकली सैटेलाइट द्वारा ही मुमकिन है। सैटेलाइट द्वारा आप लोकेशन का ट्रैकिंग कर सकते हो, खासकर आउटडोर सिनारियोज में, और उसकी वजह से आपके मोबिलिटी में काफी इंपैक्ट पड़ता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे आराम से जा सकते हो जीपीएस की मदद के द्वारा। प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विसेज, आप ब्रॉडबैंड सर्विसेज भी प्रदान कर सकते हो रूरल रिमोट एरियाज में सैटेलाइट के द्वारा। इसमें कुछ चैलेंजेस है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट ये ब्रॉडली आपको कनेक्टिविटी प्रदान करने में काफी इंपॉर्टेंट योगदान करता है। और हाल फिलहाल में जैसे मैंने बताया इस पर काफी शोध और अनुसंधान भी हो रहा है, खासकर इसका उपयोग किस तरह से हम हाई डेटा रेट एप्लीकेशंस में या लो लेटेंसी एप्लीकेशंस में कर सकते हैं। तो तीन तरह के जनरली नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स होते हैं सैटेलाइट के संदर्भ में। ट्रांसपेरेंट रेडियो एक्सेस नेटवर्क, सैटेलाइट्स रिले सिग्नल्स बिटवीन यूजर डिवाइसेस एंड नेटवर्क। तो जो सैटेलाइट है या तो पूरी तरह से एक रिले की तरह काम करता है या रीजनरेटिव रैन। बेसिकली इसमें आप सैटेलाइट क्या करेगा, पहले वाले में तो जस्ट एक प्योर डम रिले है, बेसिकली वो बस इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको, वो बस रिले करके रिसीवर तक पहुंचा देगा। सेकंड जो रीजनरेटिव रैन होता है उसमें सैटेलाइट का जो उपयोग होता है वो सैटेलाइट उसे प्रोसेसिंग भी कर सकता है, यानी सैटेलाइट वो इंफॉर्मेशन लेगा और उसको प्रोसेसिंग करेगा, उसको डिकोड करेगा, फिर डिकोड करके वापस से उसे इनकोड करके फिर भेजेगा। तो इसमें जैसे हम डिकोड एंड फॉरवर्ड रिले का उपयोग करते हैं, इस तरह का ये सैटेलाइट, इसमें सैटेलाइट प्रोसेसर सिग्नल्स एंड ऑफर इंटर सैटेलाइट कनेक्टिविटी एज वेल। तो सैटेलाइट इसको प्रोसेस करेगा या तो फिर यहां से एक दूसरे सैटेलाइट में भी भेज सकता है ये, फिर ये दूसरा सैटेलाइट ये इंफॉर्मेशन रिसीवर पे भेज सकता है। तो इसे हम जनरली कहते हैं रीजनरेटिव रैन। तो इसमें जो सैटेलाइट्स है वो इंफॉर्मेशन डिकोड भी करेंगे, उसे प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आगे भेजेंगे। तो अनलाइक जो ट्रांसपेरेंट लैन के मुकाबले ये काफी
इसमें यानी सैटेलाइट में आप एक सॉर्ट ऑफ बेस स्टेशन की कैपेबिलिटी भी प्रदान कर रहे हैं ताकि वो डिकोड और इनकोड भी कर सके। तो यानी सैटेलाइट में थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा रहे हो रीजनरेटिव रैन में एज कंपेयर टू ट्रांसपेरेंट रैन। उसके अलावा आता है मल्टी कनेक्टिविटी, जहां पर आप कनेक्टिविटी मल्टीपल सैटेलाइट्स के द्वारा प्रदान करते हो, यानी लियो से जियो तक, जियो से वापस से लियो तक, या मियो से जियो तक। तो ये बेसिकली इंटर सैटेलाइट कनेक्टिविटी या इंटर ऑर्बिट कनेक्टिविटी में आपकी मदद करता है। कंबाइंस जियो एंड लियो सिस्टम टू एनहांस सर्विस इंटीग्रेशन विद टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स। तो ये मल्टीपल लेवल, इसके अलावा भी बहुत सारे लेवल्स है, बट ये 3 प्रमुख लेवल है, एक ट्रांसपेरेंट रैन, एक रीजनरेटिव रैन और एक मल्टी कनेक्टिविटी, जहां पर आप जियो और लियो की कनेक्टिविटी के द्वारा टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की परफॉर्मेंस में भी वृद्धि ला सकते हो। सेकेंड आर्किटेक्चर जो होती है, जैसे सैटेलाइट्स के बारे में हमने पढ़ा, सेकेंड आर्किटेक्चर होती है उसे हम कहते हैं हैप्स, हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स। ये जनरली 20 किलोमीटर या 22 किलोमीटर के आसपास, जहां पर अर्थ के ऑर्बिट का परफॉर्मेंस और टर्बुलेंस का परफॉर्मेंस काफी कम हो जाता है, वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट होता है। इसे हम हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं, जिसे हैप्स, हाई अल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम्स, विच ऑल्सो मीन हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट। इसे हम सूडो सैटेलाइट के माध्यम से भी जानते हैं, जैसे यहाँ पे एक पिक्टोरियल के द्वारा, और जितनी ज्यादा ऊपर रहेगा उतना ज्यादा इसका कवरेज आप प्राप्त कर सकते हैं इससे। ऑल्सो नोन एज एटमोस्फेरिक सैटेलाइट इज अ लॉन्ग एंड्योरेंस हाई अल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट एबल टू ऑफर ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सर्विसेज सिमिलर टू आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। जैसे आप लियो का उपयोग करते हो कवरेज प्रदान करने के लिए या कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, सिमिलरली हैप्स का भी उपयोग आप, जिसे हम इसे एटमॉस्फेरिक सैटेलाइट या हैप या तो फिर हाई एल्टीट्यूड सूडो सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, इसका भी उपयोग आप कनेक्टिविटी प्रदान के लिए प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। ऑपरेटिंग इन अ स्ट्रेटोस्फीयर एट अराउंड 20 किलोमीटर अल्टीट्यूड, हैप्स प्रोवाइड रैपिड डिप्लॉयमेंट एंड वाइड जियोग्राफिकल कवरेज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। क्योंकि ये 20 किलोमीटर अबव डिप्लॉयमेंट होता है इसका, इसकी कवरेज काफी बड़ी होती है, तो एक रैपिड डिप्लॉयमेंट या रैपिड कवरेज एक डिजास्टर एरिया सिनारियोज में या रिमोट एरियाज या रूरल एरियाज में आप इसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दे ऑफर कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस सर्विसेज एंड अल्ट्रा फ्लेक्सिबल डिप्लॉयमेंट विदाउट द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली इसके बेनिफिट ये होती है, टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको वायरिंग करने की आवश्यकता पड़ती है, बेस स्टेशन की डिप्लॉयमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके अलावा डिफरेंट नोड्स, रिमोट रेडियो हेड वगैरह के भी डिप्लॉयमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप एक ऐप के द्वारा एक एडहॉक कनेक्टिविटी आराम से प्रदान कर सकते हो एक डिफरेंट एरिया में। समझिए आपको एक कोई मैच हो रहा है या रूरल एरिया है जहां पर आपको कनेक्टिविटी प्रदान करनी है, तो आप ऐप के द्वारा वो प्रदान कर सकते हो। एडवांटेजेस, हैप्स कैन क्विकली एस्टेब्लिश कवरेज फॉर लार्ज एरिया, आइडियल फॉर टेम्पररी और इमरजेंसी सिचुएशन। जैसे मैं बताया एडहॉक कनेक्टिविटी, टेम्पररी और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अगर कनेक्टिविटी प्रदान करनी है तो आप ऐप का उपयोग कर सकते हो। लेकिन जो चैलेंजेस काफी है, इसको स्टेबल किस तरह से मेंटेन किया जाए, तो इसका रिफ्यूलिंग किस तरह से किया जाए, ये सब कुछ पर्टिनेंट चैलेंजेस है ऐप के संदर्भ में। तो हैप फेसेस यूजर्स रिफ्यूलिंग नीड्स एंड स्टेबलाइजेशन डिफिकल्टीज, खासकर इतने ऑल्टीट्यूड पे किस तरह से स्टेबलाइज किया जाए और इसको किस तरह रिफ्यूल किया जाए, ये सब एक पर्टिनेंट चैलेंजेस है हैप्स के संदर्भ में। थर्ड आता है यूएवी। तो यूएवी एक काफी कॉमन टर्मिनोलॉजी है आजकल, खासकर इसके कॉप्टर वगैरह के नाम से भी काफी फेमस है ये, और इसे ड्रोन्स के नाम से भी हम जानते हैं। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो बेसिकली यूएवीज को हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट अंग है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का। डिप्लॉयड क्विकली टू प्रोवाइड एडहॉक कम्युनिकेशन कवरेज। तो एडहॉक कम्युनिकेशन कवरेज अगर आपको प्रदान करना है तो उसके लिए आप यूएवी का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो, और मल्टीपल यूएवीज का भी डिप्लॉयमेंट आप कर सकते हो। और यूएवीज का उपयोग कनेक्टिविटी के अलावा भी डेटा कलेक्शन, डेटा गैदरिंग वगैरह में भी काफी उपयोग होता है। इसके बारे में संक्षेप में भी आगे जाके पढ़ेंगे। फॉर एडहॉक कम्युनिकेशन वेयर टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इज डैमेज्ड और अनअवेलेबल, जहां पर टेरेस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज अनअवेलेबल, वहां पर आप बेसिकली यूएवीज का उपयोग कर सकते हो। ऑपरेट एट अल्टीट्यूड्स दैट प्रोवाइड ब्रॉडर कवरेज कंपेयर टू ग्राउंड बेस्ड टावर्स। तो इसमें एक फायदा ये रहता है यूएवीज का, आपसे आराम से मैन्यूवर कर सकते हैं, उसके हाइट को ऊपर नीचे कर सकते हो, इसके ऑल्टीट्यूड हाइट है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसके जो 2D प्लेन है उससे भी आप चेंज कर सकते हो। तो जहां पर आपको एक फोकस कवरेज चाहिए वहां पर आप यूएवी का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो यूएवीज का देखा, जैसे मैंने बताया, आजकल काफी इसका उपयोग हो रहा है बहुत एप्लीकेशंस के लिए, और काफी इस पे शोध भी हो रहा है। तो यूएवीज भी एक मीडियम है जिसके द्वारा आप कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं। वीडियो सर्विलेंस के लिए भी इसका उपयोग होता है,
हाई रेटेड कम्युनिकेशन के लिए भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, डेटा कलेक्शन के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हो। जैसे मैंने गैदर डेटा फ्रॉम सेंसर्स एंड ट्रांसमिट इट बैक टू द ग्राउंड स्टेशंस इन रियल टाइम। तो समझिए यूएवी डिप्लॉयमेंट, यहाँ पर बहुत सारे सेंसर्स डिप्लॉयड है, तो सेंसरी डेटा यूएवी में जाएंगे और यूएवी फिर ये डेटा ये ग्राउंड बेस्ड स्टेशन को, ये समझिए ग्राउंड बेस्ड स्टेशन यहाँ पर ये कम्युनिकेट कर लेगा। तो ये डेटा सेंसर से यहाँ से आ रहे हैं, ये डेटा कलेक्ट करेगा और ये डेटा कलेक्शन के बाद ये इसे ट्रांसमिट कर लेगा एक ग्राउंड बेस्ड स्टेशन पे। या टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन। तो इस तरह से यूएवीज का हम किस तरह से बहुत तरह से उपयोग कर सकते हैं। सर्व एज अ मोबाइल 5G नोड्स, ये एक यूएवी को आप कंप्लीट एक मोबाइल बेस स्टेशन की तरफ से भी या रिमोट रेडियो हेड की तरफ से भी समझ सकते हो। एनहांसिंग कनेक्टिविटी इन एरियाज लैकिंग रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है वहां पर आप एडॉक कनेक्टिविटी यूएवीज के द्वारा भी प्रदान कर सकते हो। खासकर यूएवी या तो कंप्लीट बेस स्टेशन की तरह, या तो रिले के द्वारा, या तो एक सिंपल रिड्यूस कैपेबिलिटी बेस स्टेशन या रिमोट रेडियो हेड के द्वारा भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। एडवांटेजेस क्या है इसके? ऑन डिमांड डिप्लॉयमेंट एनहांसेस एनर्जी एफिशिएंसी कंपेयर टू ऑलवेज ऑन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क। तो ये ऑन डिमांड कनेक्टिविटी आपको प्रदान करता है। समझिए आपको एक जगह पे अभी कनेक्टिविटी चाहिए, या कोई डिजास्टर हो गया, रिमोट कनेक्टिविटी अभी चाहिए, या फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस, या फिर इवन फॉर सिविलियन एप्लीकेशंस, या तो कोई हाई डेंसिटी क्राउड है जहां पर आपको यूएवीज द्वारा सर्वेलियंस करना है या कनेक्टिविटी प्रदान करना है, तो आप यूएवीज का उपयोग कर सकते हो। हालांकि अगर आप उसी जगह पर टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन का उपयोग करने का कोशिश करते हो तो उसमें आपको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आप एक एडॉक कनेक्टिविटी यूएवीज के द्वारा ऑन फ्लाई आप प्रदान कर सकते हो। तो ये काफी बड़ा एडवांटेज है यूएवी डिप्लॉयमेंट का। चैलेंजेस भी है क्योंकि ये फ्लाइंग आवर्स इसके लिमिटेड होती हैं, लिमिटेड कैपेसिटी होती है, लिमिटेड बैटरी लाइफ होती है, फिर इसे मैन्यूवर करना इतना आसान नहीं होता, खासकर हैवी विंड्स के सिनारियोज में और काफी हायर ऑल्टीट्यूड्स में। उसके इसमें कुछ रेगुलेशंस के भी आपको का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है यूएवीज कम्युनिकेशंस के संदर्भ में, जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया। यूएवीज फेस सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन एनर्जी कंजम्पशन, जैसे मैंने बताया इसको आप एनर्जी कंजम्पशन एक, और बैटरी लाइफ इसकी काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होती है, कितनी देर तक आप इसको फ्लाई कर सकते हो, वो भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है यूएवी के संदर्भ में। लीडिंग टू पावर मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट दैट लिमिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस आप इसके द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो इसमें भी काफी अभी बैटरी वगैरह पे काफी शोध हो रहा है ताकि हम किस तरह से यूएवी के फ्लाइंग आवर्स को और ज्यादा बढ़ा सके। तो जैसे मैं बताया स्टेट ऑफ आर्ट यूएवी और 6G में इसकी तरह बहुत तरह के अलग अलग तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं। यूएवी एज अ फ्लाइंग बेस स्टेशन, जैसे मैंने बताया यूएवी आप एक एज अ बेस स्टेशन की तरह, या कंप्लीट बेस स्टेशन, या रिड्यूस कैपेबिलिटी बेस स्टेशन, या एज अ रिले की तरह आप इसका उपयोग कर सकते हो टू प्रोवाइड लाइन ऑफ साइट कवरेज टू डिफरेंट यूजर्स। फिर यूएवी एज अ रिले, जैसे मैंने बताया यूएवी का एज अ रिले की तरह, यूएवी एज RIS रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंस सर्विसेज, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो यूएवी को एज RIS की तरह भी आप उपयोग कर सकते हो, IRS माउंटेड यूएवी, जहां पर आप एक फोकस कवरेज एक डिफरेंट सेट ऑफ यूजर्स को कॉम्बिनेशन ऑफ यूएवी और IRS के द्वारा प्रदान कर सकते हो, ताकि आप लाइन ऑफ साइट कनेक्टिविटी डिफरेंट यूजर्स को आप प्रदान कर सकते हो। यूएवी एज अ डेटा कलेक्टर, तो डिफरेंट सेंसर से आप डेटा कलेक्शन, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में भी इसका एक उदाहरण दिया था कि आप डिफरेंट सेंसर डेटा कलेक्शन आप यूएवी के द्वारा कर सकते हो। To fly to close to the sensors which are on ground and collect the data. This is a very beneficial when 6G network needs to provide connectivity for distant sensor node, for example sensors in forest, mountains and so on. तो अगर आपके सेंसर्स माउंटेन्स में या तो फिर फॉरेस्ट एरियाज में है जहां पर डेटा कलेक्शन इतना आसान नहीं होता है, तो आप यूएवी के डिप्लॉयमेंट के द्वारा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, और फिर कनेक्टिविटी यूएवी के द्वारा ही आप कनेक्टिविटी ऑन ग्राउंड बेस स्टेशन पे आप प्रदान कर सकते हो। तो ये कनेक्टिविटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट योगदान आपको दे सकता है, खासकर ऐसे रीजन्स पे जहां पर आप हजार्डियस रीजन है, जैसे फॉरेस्ट एरिया और माउंटेन एरिया, जहां पर आप नॉर्मल कनेक्टिविटी टेरेस्ट्रियल के द्वारा प्रदान नहीं कर सकते हो, तो यूएवी के डिप्लॉयमेंट के द्वारा आप ये कनेक्टिविटी आराम से प्राप्त कर सकते हो। तो अगर मैं एनटीएन को संक्षेप में बताने का प्रयत्न करूं, जैसे मैंने बताया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो अराउंड 36,000 किलोमीटर पे होता है, उसके अलावा आता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो 300 किलोमीटर के आसपास आता है, उसके बाद आता है हैप्स हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म जो 20 किलोमीटर के आसपास आता है, और यूएवीज जो अराउंड 100 मीटर्स पे डिप्लॉयमेंट होता है। तो ये नॉन टेरेस्ट्रियल स्टेशन इस तरह से हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशनल ऑन ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग होता है, और ये डिफरेंट इसके लेवल्स होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है संक्षेप में
कि जियो का एप्लीकेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, लियो का एप्लीकेशन किस तरह से कर सकते हैं, हैप्स का किस तरह से कर सकते हैं और यूएवीज का कर सकते हैं। तो की कैपेबिलिटीज क्या होती है? तो एनटीएन्स प्रोवाइड, जैसे मतलब नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड, कॉस्ट इफेक्टिव ऑन डिमांड कवरेज आपको प्रदान करता है जो टेरेस्ट्रियल के द्वारा मुमकिन नहीं है। और जो इन्वेस्टमेंट आपको लगती है टेरेस्ट्रियल में, उतनी इन्वेस्टमेंट की आपको इसमें आवश्यकता नहीं पड़ती है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स में। तो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स एनेबल की सर्विसेज ट्रंकिंग, आप मल्टीपल यूजर्स को एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। बैक हॉलिंग, सपोर्ट फॉर हाई स्पीड मोबिलिटी, मोबाइल डिवाइसेस वगैरह जो इसमें डॉपलर का इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम होता है वो आप सैटेलाइट के द्वारा भी आपसे कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हो। एंड हाई थ्रूपुट सर्विसेज, द पोटेंशियल ऑफ एनटीएन्स हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स आल्सो। जो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन एफर्ट्स है उसमें भी इसका काफी इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है। खासकर आप देखोगे रिलीज 17 में initiated a definition evaluation of NTN solutions focusing on satellite access for new radio 5G के संदर्भ में सैटेलाइट के द्वारा किस तरह से आप कनेक्टिविटी प्रदान कर सकते हैं उसके बारे में संक्षेप में रिलीज 17 में भी बताया गया है। और फर्दर रिलीजेस 18 और 19 में भी 6G के संदर्भ में किस तरह से हम लॉन्ग टर्म डिप्लॉयमेंट एनटीएन के द्वारा कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया गया है। तो जैसे हमने अभी तक देखा कि जो नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स है किस तरह से आपकी कनेक्टिविटी में वृद्धि ला सकता है और परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट ला सकता है, खासकर रिमोट और रूरल एरियाज में या तो एडॉक कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है आपको, या तो फोकस कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है और लाइन ऑफ साइट लिंक प्रदान कर सकता है एक यूजर दूसरे यूजर में, या तो डेटा कलेक्शन में आपकी मदद कर सकता है। लेकिन इसके चैलेंजेस क्या है? कुछ चैलेंजेस हमने पहले पढ़ा है कि सैटेलाइट के जो लिंक्स हैं वो काफी दूर हैं, तो इसमें लेटेंसी का एक प्रॉब्लम होता है, थ्रूपुट पाथ लॉस का एक प्रॉब्लम होता है, अटेन्यूएशन का एक प्रॉब्लम होता है। उसके अलावा खासकर लियो और मियो सैटेलाइट्स में आपको इसको पोजिशनिंग और ट्रैकिंग में भी प्रॉब्लम होता है और आपको इंटर सैटेलाइट लिंक्स की आवश्यकता पड़ती है ताकि आप बड़ी एरिया को आसानी से कवर कर सके। और हैप के संदर्भ में हमने देखा कि हैप के संदर्भ में जो प्रॉब्लम होती है वो एक सस्टेनेबिलिटी की होती है, किस तरह से आप सस्टेन कर सके सच ऑल्टीट्यूड। और उसके अलावा उसमें रिफ्यूलिंग की क्या प्रॉब्लम होती है वो भी एक मेजर प्रॉब्लम है हैप्स के संदर्भ में। उसके अलावा उसके भी डिस्टेंस ज़्यादा है तो आपको बेसिकली अटेन्यूएशन वगैरह पाथ लॉस को भी आपको उसमें देखना पड़ता है। और यूएवीज के संदर्भ में जैसे बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है उसको भी मैन्यूवर करना इतना आसान नहीं होता है। और खासकर जो अगर आपको फुल फ्लैग बेस स्टेशन अगर डिप्लॉय करना है यूएवी के संदर्भ में तो आपको बैटरी कैपेसिटी, पेलोड कैपेसिटी का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस है जिसको संक्षेप में मैंने यहाँ पर भी बताने का प्रयत्न किया है। तो जैसे मैं लेटेंसी एंड प्रोपगेशन डिलेज, क्योंकि आपकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है सैटेलाइट के एज कम्पेयर टू ग्राउंड, तो एक मेजर जो प्रॉब्लम होती है वो लेटेंसी और प्रोपगेशन डिले की होती है, स्पेशली फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो 36,000 किलोमीटर के आसपास है अर्थ के सरफेस से, इंट्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट लेटेंसी ड्यू टू लार्ज डिस्टेंसेज इन्वॉल्व्ड इन एंड लियो सैटेलाइट्स एंड मिनिमाइजिंग लेटेंसी रिमेन्स क्रूशियल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस। अगर आप रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए तो आपको लेटेंसी कम करने की आवश्यकता पड़ेगी। मोबिलिटी एंड हैंडओवर, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। मेंटेनिंग सीमलेस कनेक्टिविटी बिटवीन हैंडओवर्स, अगर आपको एक हैंडओवर करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पे भी, और बिटवीन सैटेलाइट एंड टेरेस्ट्रियल नेटवर्क इज अ चैलेंज। तो अगर आपको दो तरह के हैंडओवर होते हैं, एक तो इंटर सैटेलाइट हैंडओवर, आपके जो यूजर एक सैटेलाइट दूसरे ट्राइबर, खासकर लियो के संदर्भ में, तो आप ये हैंडओवर किस तरह से प्राप्त करोगे। उसके अलावा जब हैंडओवर एक सैटेलाइट से एक टेरेस्ट्रियल बेस स्टेशन पे होता है, आप उस किस तरह से उसे हैंडओवर करोगे, सॉफ्टवेयर हैंडओवर, सॉफ्ट हैंडओवर होगा, हार्डवेयर हैंडओवर होगा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, तो किस तरह के आप हैंडओवर करोगे, ये भी एक चैलेंज अभी भी परसिस्ट करता है, स्पेशली फॉर फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स लाइक एयरप्लेन्स और हाई स्पीड ट्रेन। इसमें खासकर एयरप्लेन्स और हाई स्पीड ट्रेन में ये हैंडओवर एक काफी पर्टिनेंट चैलेंज है। Satellite constellation coordination, coordinating large satellite constellations, LEO satellite possesses operational challenges in terms of orbital debris management and ensuring efficient use of orbital spectrum। तो ये भी इंटर सैटेलाइट हैंडओवर्स और इंटर सैटेलाइट कोऑर्डिनेशन भी काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के संदर्भ में। और उसके अलावा कॉस्ट एंड डिप्लॉयमेंट भी है, जैसे आप हाई कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग एंड मेंटेनिंग सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ बैरियर, क्योंकि अगर आपको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है उसमें काफी कॉस्ट इंटेल होता है, तो इसे मेंटेन करना भी एक काफी बड़ा एक्सपेंस है। तो ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज है खासकर नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क के संदर्भ में, खासकर लियो और मियो कॉन्स्टलेशंस में। उसके अलावा जो फ्रंटॉल कैपेसिटी है जो एनटीएन की, उसमें भी काफी लिमिटेशंस है, तो मैं इसको संक्षेप में बताऊंगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ एनटीएन इन 6G रिक्वायर्स effective wireless fronthaul solution to connect user equipment with
प्रोसेसिंग नोड्स इन सैटेलाइट्स एंड यूएवी। किस तरह से आप एक यूजर इक्विपमेंट को सैटेलाइट से या यूएवी को कनेक्ट कर सके, उसमें कुछ चैलेंजेस है, फ्रंट हॉल चैलेंजेस, उसके बारे में बताएंगे। बैंडविड्थ कंस्ट्रेंट्स है, द अवेलेबल बैंडविड्थ वायरलेस फ्रंट हॉल इज ऑफन लिमिटेड पर्टिकुलरली इन हाई डिमांड सिनेरियोज। इंटरफेरेंस एंड सिग्नल क्वालिटी, high levels of interference can reduce the effective capability of wireless link, causing interruptions in service. रिसोर्स एलोकेशन ट्रेड ऑफ, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। फ्रंट हॉल कैपेसिटी को अगर आपको मेंटेन करना है, खासकर कनेक्टिविटी अगर आपको प्रदान करनी है सैटेलाइट से यूजर इक्विपमेंट में, तो ये भी एक मेजर चैलेंज। किस तरह से आप रिसोर्स एलोकेशन करोगे और क्या ट्रेड ऑफ्स होंगे रिसोर्स एलोकेशन के संदर्भ में, ये भी एक काफी बड़ा चैलेंज है एनटीएन के डिप्लॉयमेंट में 6G के संदर्भ में। Reduce capacity, restrict number of users and the volume data can be transmitted simultaneously. Quality of service degradation. Limited frontal can lead to degraded user experiences affecting applications that require high capacity और low latency. तो ये frontal challenges है खासकर इंटीग्रेशन का यूएवी को मोबाइल इक्विपमेंट के संदर्भ में। अगर रिसेंट रिसर्च अगर मैं बात करूं 6G के संदर्भ में, खासकर जैसे मैंने पहले भी बताया है, Third Generation Partnership Project Release 1780 work has made significant progress in incorporating satellite communication into 5G networks, laying the groundwork for 6G. तो 5G के संदर्भ में भी काफी काम हुआ था, किस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटीग्रेट किया जाए कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के साथ। इसमें भी काफी कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं रिलीज 17 रिलीज 18 में। ये ग्राउंडवर्क ले करेगा फॉर फ्यूचर 6G नेटवर्क, जहां पर हम ज्यादा इस पे काफी काम देखेंगे, जहां पर हम देखेंगे किस तरह से एक फुल फ्लेज इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के साथ। दिस इंक्लूड्स लियो, मियो एंड जियो सैटेलाइट्स फॉर इनहांस मोबिलिटी, लेटेंसी कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो एडवांस सैटेलाइट इंटीग्रेशन ये हमारा संदर्भ है। एज कंप्यूटिंग एंड सैटेलाइट बैकहॉल, research is being conducted on incorporating satellite based NTN and edge computing to overcome latency issues. तो किस तरह से आप सैटेलाइट बेस्ड नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स को आप एज कंप्यूटिंग में फैसिलिटेट कर सके, ताकि आपके जो एंड टू एंड लेटेंसी है सिस्टम की, उसे आप कम कर सके। तो ये भी एक काफी इस पे काम हो रहा है, ताकि आपके एज कंप्यूटिंग में सहूलियत मिले और आप एंड टू एंड जो लेटेंसी होती है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, उसे आप कम कर सके। उसके अलावा ऑन बोर्ड यूजर प्लेन फंक्शन सैटेलाइट्स आर बीइंग डेवलप्ड टू एनेबल लोकल डेटा प्रोसेसिंग एंड रिड्यूसिंग डिलेज। तो ये भी जैसे हमने पढ़ा था, तीन तरह के टाइप का नेटवर्क होते हैं, ट्रांसपेरेंट रैन, रीजनरेटिव रैन। तो हम कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ प्रोसेसिंग अगर हम सैटेलाइट पे मूव कर सके, ताकि सैटेलाइट से भी एक रिले के द्वारा कुछ प्रोसेसिंग भी अपनी तरफ से कर सके, तो आपकी जो कंप्लीट एंड टू एंड लेटेंसी है और एंड टू एंड परफॉर्मेंस में भी काफी वृद्धि आ सकती है। इसका कोई ट्रेड ऑफ भी होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग आप सैटेलाइट पे आप करोगे, तो उसकी सैटेलाइट की जो बेसिकली प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो पावर कंजम्पशन भी बढ़ेगा और बेसिकली उसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है इसके बारे में। द रोल ऑफ हैप्स एंड यूएवीज इज बीइंग एक्सप्लोर्ड टू एनहांस 6G कवरेज इन रूरल एंड डिजास्टर रिलेटेड अफेक्टेड एरियाज। तो ये इस पर भी काफी शोध हो रहा है, किस तरह से हम यूएवीज और हैप्स का उपयोग खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में कर सकते हैं, ताकि आपकी 6G जो एक पिलर है यूबिक्विटस कनेक्टिविटी, उसका आप उपयोग कर सके, 6G कवरेज का इनहांसमेंट कर सके यूएवीज और हैप्स के द्वारा, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में। However, there are challenges associated with standardization and refueling that are still under investigation. जैसे मतलब रिफ्यूलिंग किस तरह करोगे हैप में, आप किस तरह से बैटरी लाइफ और स्टेबलाइज करोगे हैप को, या बैटरी लाइफ यूएवीज की बढ़ाओगे, वो भी एक काफी पर्टिनेंट चैलेंजेस है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के संदर्भ में। तो फ्यूचर आउटलुक काफी प्रॉमिसिंग है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का 6G के संदर्भ में। तो इसमें एडवांसमेंट ऑफ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, तो अभी काफी एडवांसमेंट हो गई सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में। हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा काफी कंट्रीज भी सैटेलाइट लॉन्च कर रही हैं, और ये वेदर अपडेट्स के अलावा कनेक्टिविटी में भी काफी इंपॉर्टेंट योगदान प्रदान करने वाली है। इंटीग्रेशन विद टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, मैंने जैसे बताया 6G में एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल है, किस तरह से आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स, हैप्स को, सैटेलाइट्स को, या तो फिर यूएवीज को कन्वेंशनल टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स या कन्वेंशनल ऑन ग्राउंड बेस स्टेशन या एक्सेस पॉइंट से किस तरह से आप कनेक्ट कर सको, वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है 6G का। एआई एंड मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, किस तरह से आप एआई के द्वारा या मशीन लर्निंग के द्वारा नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के परफॉर्मेंस में और वृद्धि ला सको, ये भी एक इंपॉर्टेंट फ्यूचर आउटलुक है एनटीएन का 6G के संदर्भ में।
एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट ऑफ स्पेस, किस तरह से आप मल्टीपल सैटेलाइट्स को कनेक्ट कर सको, मल्टीपल यूएवीज को कनेक्ट कर सको, मल्टीपल हैप्स को या हैप्स को यूएवीज के द्वारा या यूएवीज को सैटेलाइट्स के द्वारा कनेक्ट कर सको। ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैलेंज है या आउटलुक है, फ्यूचरिस्टिक आउटलुक है नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स के द्वारा। एज कंप्यूटिंग इन स्पेस, जैसे हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा है संक्षेप में, किस तरह से आप स्पेस में ऑनबोर्ड सैटेलाइट में कुछ प्रोसेसिंग के द्वारा एंड टू एंड लेटेंसी को आप कम कर सको, उसको भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। खासकर आप जो एज कंप्यूटिंग है उससे आप स्पेस की तरफ या यूएवीज की तरफ सैटेलाइट को मूव कर सको, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है एनटीएन का 6G के संदर्भ में। और उसके अलावा क्वांटम कम्युनिकेशन इंटीग्रेशन, आजकल क्वांटम कम्युनिकेशन में काफी काम हो रहा है, किस तरह से आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में भी इसका उपयोग कर सको, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है 6G के संदर्भ में। तो आज के लेक्चर में हमने संक्षेप में ये पढ़ा कि नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क्स का उपयोग किस तरह से आप 6G के संदर्भ में कर सकते हैं, किस तरह से 6G में नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, खासकर किस तरह से आप नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क को एक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क से इंटीग्रेट कर सकते हो, ये एक 6G का बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।